नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी के दिन नहीं टिका गैप अप, निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 100 पॉइंट फिसला। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 350 पॉइंट फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप भी छोटे दायरे में, लेकिन इंडिया विक्स में 4% की गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट के ऑर्डर से आईटी शुरू में जोश। इन्फोसिस 2% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। कोफोर्ज, इन्फोसिस भी ऊपर। इंडसइंड बैंक में रिकवरी और कमेंस मजबूत। उधर स्पॉटलाइट, एलटीआई माइंट्री और संबंध मदरसन में करीब 2 से 3% का उछाल। आईटी के बाद मेटल में जोरदार चमक, इंडेक्स करीब 1% मजबूत। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। चुनिंदा फार्मा और ऑटो में खरीदारी, लेकिन पीएसयू बैंक, रियल्टी और एफएमसीजी पर दबाव। अच्छे नतीजों से शेयरों में तेजी। डिफेंस शेयरों में तेजी। मिश्र धातु करीब 4% भागा। दीपक नाइट्राइट भी करीब निचले स्तरों से रिकवर होकर ट्रेड करता हुआ। नेटको फार्मा करीब 3% ऊपर। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरूर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल, सचिदानंद उत्तेकर और प्रकाश कावाजी पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके भी जुड़ेंगे टॉप ट्रेड्स के साथ। आज हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह और अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से मार्केट ट्रेंड्स पर बातचीत होगी कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले एक रुख जरा मार्केट का। निफ्टी वापस अब थोड़ा सा लोअर लेवल से ऊपर आता हुआ 24,800 की दहलीज को पार करता हुआ। बैंक निफ्टी भी रेड में आने के बाद अब थोड़ी सी वापस रिकवरी दिखाने की कोशिश में। इस समय का सबसे स्ट्रांग मूव है मेटल्स में। एक बार आप लेकर आइए जरा निफ्टी मेटल्स का चार्ट और देखिए यहाँ पर मोमेंटम खास तौर से 2-3 स्टॉक्स में, हिंदुस्तान जिंक और उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर। दोनों स्टॉक्स जिसमें हिंदुस्तान आता है उसमें अच्छे मूव है। ये हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर इस समय। हिंदुस्तान कॉपर ये भी करीब 3-3.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज हिंदुस्तान का जलवा है वैसे स्टॉक्स में। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी स्टॉक डे हाई पर। तो मेरे ये हिंदुस्तान आज चमक रहा है, वैसे रोज़ ही चमकता है लेकिन आज चमक रहा है। बिल्कुल, आज अच्छी खासी तेजी है ना, जहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल है जिन जिन कंपनियों में आज स्ट्रॉन्ग मूव। चलिए इसी नोट पे अब इस कार्यक्रम का जो स्टॉक्स पिक करने का जो क्रम है उसको शुरुआत करते हैं। मानस जायसवाल, सचिन जी पिछले कार्यक्रम से, प्रकाश जी पिछले कार्यक्रम से और विकास जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास जी, आपके पहले 2 स्टॉक्स क्या हैं, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी भी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है उसको अभी भी मेंटेन करते हुए देखने को मिल रहा है 24,740, और उसके ऊपर कल भी एक सस्टेन हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ से एक होप रख सकते हैं, वापस एक अपसाइड का एक मोमेंटम आते हुए देखने मिलेगा। तो मेरे दोनों भी बाय साइड के कॉल रहेंगे। पहला जो है, मैंने कल भी भारतीय एयरटेल के ऊपर बोला हुआ था कि ये अभी भी यहाँ पे एक पोटेंशियल है, एक अच्छा आपको देखने का। 1900 के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रहेंगे, और मुझे लगता है यहाँ से आते हुए देखने मिलेंगे आज और कल के दिन में। नीचे में 1840 का स्टॉप लॉस रख के भारतीय एयरटेल को यहाँ पे बाय करना है 1900 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो बाय कॉल है मेरा है ये पीएसयू बैंक से कैनरा बैंक। कैनरा बैंक 109 के ऊपर कल भी सस्टेन हुआ था, आज भी उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 124 के टारगेट के लिए कैन बैंक को यहाँ पे बाय करना है। 106 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुका है। दोनों भी मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय 2 ट्रेड्स विकास जी की तरफ से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। आई थिंक पहला स्टॉक है, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल बाई मोड पर है। ट्रेड कर रहा है 1684 के आसपास, टॉप होगा। सॉरी गाबा सर, सॉरी, ये अब गाबा सर सॉरी, अभी विकास जी ने लिया तो आपको चेंज करना तो पड़ेगा। मैं निकाल देता हूँ। स्टॉक है मुझे ब्रिटानिया। ब्रिटानिया कभी ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से 5525 पर। 5500 का स्टॉप लगाते हैं, 25 रुपए का। नियर टर्म टारगेट करीब 5600, ये एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक जा सकता है। उसके बाद जो पसंद है मुझे, आई थिंक वो है आईसीआईसीआई प्रू। अच्छा मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 675, स्टॉप लगाएंगे करीब 665 का, 10 रुपए का। आउटसाइड छोड़ देते हैं पर 695 700 ये जोन है। हो सकता है 1-2 दिन लगे स्पिल ओवर ट्रेड, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू पर ध्यान देना चाहिए अंदर से। ओके, आईसीआईसीआई प्रू में एक मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा मूव जनरेट करता हुआ ये। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स।
वीरेंद्र जी, पहला बाय कॉल होगा एमसीएक्स के फ्यूचर्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन इसने एग्जिबिट किया था पिछले 3 दिनों में। इसने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाई रखी है। जैसे ही 6550 का लेवल निकल जाता है तो एक काफी अच्छी रैली बन सकती है 7300 तक की। तो यहाँ पर एक पोजिशनल स्विंग टारगेट होगा 7320 का, खरीदारी करनी है एमसीएक्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6480 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक है जिसका जिक्र हमने पहले शो में भी किया था, एमजीएल, मुझे लग रहा है काफी शानदार पोजीशनिंग पे है। जिस तरीके से एक यू टर्न लिया है इसने अपने लोअर बाउंड को रीविजिट करके, मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी चाल बन सकती है टूवर्ड्स 1440। सो यहाँ पर एमजीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1360 पे भी लगाया जा सकता है फिलहाल ऑन क्लोजिंग बेसिस 1440 के टारगेट के। ओके मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। तो देखिए, एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो बाय रिकमेंडेशन है वो हिंदुस्तान जिंक पे है। यहाँ पर स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। हाई टॉप साइड बटन चार्ट पे क्लियरली दिखने लगे हैं। तो हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी करेंगे। 454 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 480 480 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। बिकवाली करने के लिए आई थिंक एस्कॉर्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 3400 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 3225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चलिए, ये अब आज की ट्रेड्स पूरी हुई। अब आगे की चर्चा करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे समझते हैं। ताहिर जी बहुत सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स में से एक हैं देश में। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है एक रैली के बाद, स्पेशली पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों में जो एफआई का ट्रेंड रहा है उसने मार्केट को थोड़ा परेशान किया है। आप इस समय कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी आपके पास थोड़ा कैश है? नहीं अनुज जी, हम तो हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहते हैं। वी डोंट नॉर्मली टेक कैश कॉल्स इन आवर फंड्स। 5% से ज़्यादा हम नॉर्मली कैश रखते नहीं हैं, तो हमारी पद्धति वही रही है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ ही रहेगा आई थिंक, एंड उसी पर हम अपना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मार्केट के लिए रख रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट्स आपको पता ही है, वी आर seeing things on changing on a daily basis, लेकिन I think जहाँ हमें comfort लेना है is with regard to the domestic economy, और वहाँ पे जो भी developments हुए पिछले कुछ महीनों में over the last 3-4 months since let's say after budget, I think every event has been focused in the direction of resuming growth. तो जो growth की जो थोड़ी बहुत softness हमने second half of 24 में देखी है, मुझे लगता है कि वो शायद बाय एंड लार्ज अब यहाँ से इम्प्रूव होने लग जाएगी। हमने चेंजेस देखे, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, इवन टैक्सेशन का जो भी थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिलना है वो आगे जाके मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम शायद एक अच्छे मानसून की भी अपेक्षा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर करेगी मुझे लगता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। और लास्टली ये भी है कि जो रिजल्ट सीजन अब जो कंक्लूड हुआ है आजकल में, या शायद कंक्लूड हो जाएगा, जो हमने आंकड़े देखे अभी तक वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। इट प्रोबेबली इंडिकेट्स के जो एक डाउनग्रेड साइकिल चल रहा था पिछले 2-3 क्वार्टर में, वो शायद हम एक उसकी एंड तक पहुंच चुके हैं। मे बी देयर माइट बी सम टाइम बिफोर वी गेट अपग्रेड्स, बट ये डाउनग्रेड साइकिल खत्म होने से ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। और फ्लोज के रूप में भी हम देख रहे हैं कि एक्चुअली देयर इज अ रिवर्सल कंपेयर टू जो एक बड़ी आउटफ्लो हमने देखी बिटवीन अक्टूबर 24 एंड मार्च 25। अब वो भी एक हद तक रिवर्स हो चुकी है, एंड आई थिंक ऑल दिस शुड कंट्रीब्यूट टू मार्केट शोइंग सम डिसेंट मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। ओके, कुछ मोमेंटम मार्केट में लौटता हुआ 24,850 के करीब वापस आते हुए, और आप देखते हैं मॉर्निंग हाई हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी पहले घंटे का हाई क्रॉस कर रहे हैं। यानी ताहिर जी, तो इस समय आपका जो रुझान है वो बड़े सेक्टर्स में कहाँ है? बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में है, आईटी पर है, कैपिटल गुड्स में है? सबसे ज़्यादा बुलिश इस समय आप कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पोजीशन ऐड कर रहे हैं? तो ये सब जो सेक्टर्स आप मेंशन कर रहे हैं उनमें
वैसे तो पोजीशनिंग है ही, लेकिन इंक्रीमेंटली जो हम बात करें, जो फंड्स आते हैं, तो हम कहाँ पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बैंक्स क्लियरली आपने जैसे बताया वो सही है। दैट इज वन सेक्टर जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव है, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी एक तरीके से पॉजिटिव है, मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में थोड़ी बहुत अभी अलाइनमेंट आनी शुरू हो गई है कंपेयर टू द लास्ट 4 to 8 क्वार्टर्स। तो दैट इज आई थिंक पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट कट्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा इन 26, लेकिन उसके बाद 26-27 में शायद उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने मिले इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स। और क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे गिवन आरबीआई जो कर रहा है उसके संदर्भ में भी मुझे लगता है कि आई थिंक दैट शुड आल्सो लुक्स लाइक हैविंग बॉटम। तो आई थिंक बैंक्स और विद इन विच प्राइवेट बैंक्स और कुछ हद तक कुछ एनबीएफसीज को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। आई थिंक इंडस्ट्रियल्स एक हमारे लिए एक अच्छा एक पोजिशनिंग हमेशा से रहा है, एंड आई थिंक जहाँ इंडिया आज की तारीख में है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो हमें फिर भी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, तो हम उसको भी काफी हद तक बैक कर रहे हैं, स्पेशली सेगमेंट्स लाइक डिफेंस, रेलवेज, कुछ हद तक जो पावर और पावर रिलेटेड एंसिलरी स्टॉक्स है उनसे भी हमें उनमें भी हम काफी हद तक इंक्रीमेंटल निवेश करते जा रहे हैं। वो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट इज अनदर सेक्टर विच लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग अभी यहाँ से भी, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर टिपिकली साइकिल्स लंबी होती है। अप साइकिल भी, डाउन साइकिल होती है तो वो भी 7-8-10 साल चलती है। अप साइकिल ऑल्सो कैन लास्ट फॉर रीजनेबली लॉन्ग टाइम, एंड अब भी हम सिर्फ पहले कुछ सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ दैट साइकिल में है, तो मुझे लगता है कि दिस इज अनदर सेक्टर जहाँ पे एक इंडिया में एक हाउसिंग की एक अपग्रेड साइकिल जारी है, एंड आई थिंक वो शायद कुछ हद तक लंबे समय तक चल सकती है। इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे जा रहे हैं तो उसका भी हमें सहारा मिल सकता है एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। सो आई थिंक दीज आर सम सेक्टर्स। आईटी को हम बेसिकली वैल्यू की नजरिए से देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि पी मल्टीपल से ज्यादा अगर हम फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से अगर उसके मुताबिक हम देखें तो हमें थोड़ी बहुत वैल्यू वहां पे नजर आ रही है। हालांकि वहां पे भी एक सेक्टर में एक कुछ पिछले हफ्तों से कुछ रैली हमने देखी है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर मौका मिला तो हम उसको वैल्यू के रूप में देखना चाहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फार्मा, जहाँ पे हम रीजनेबली पॉजिटिव है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा की। ओके ताया जी, आपने अपने इस प्रश्न के उत्तर में सभी सेक्टर्स को एक एक करके गिनवा दिया। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपका व्यू जानना चाहूँगा। आप बैंक्स पे आपने अपने इस उत्तर में आपने रेट कट का, आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी के इन्फ्यूज़ होने का, क्रेडिट ऑफ टेक का बढ़ना, सबका जिक्र किया। ठीक है, बैंक्स पे आपका एक सेंस मुझे मिल गया। रेट सेंसिटिव्स में देन अ सीक्वेंस ऑफ आई थिंक सेक्टर्स जो परसिस्ट करती है, उस पर रियल एस्टेट, उसका आपने जिक्र कर दिया। बट व्हाट अबाउट एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, व्हाट अबाउट रियल एस्टेट इंसिलरी, व्हाट अबाउट ऑटो? फिर ऑटो में बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं, बट यहाँ पहले स्ट्राइक करते हैं ऑटो को। ऑटो पे आपका व्यू क्या है? टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे प्राइस डैमेज अक्टूबर से लेकर जनवरी में काफ़ी हुआ था, देन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, तीनों ब्रांचेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरू जी, ऑटो भी मैं कहूँगा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारी पोजीशनिंग है। हालांकि इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली ओवरवेट, और कुछ ही पॉकेट्स है जो एज ऑफ नाउ हमने इवन विद इन द ऑटो स्पेस उसका चयन किया है। आई थिंक डोमेस्टिक ऑटोज की तरफ ज़्यादा प्रभाव है, स्पेशली देखिए डोमेस्टिक ऑटोज में भी बेसिकली कुछ हद तक टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों का प्रेजेंस है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों में ऑटोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट की लॉन्चेस का इम्पोर्टेंस होता है या जो वेटेज होता है वो जानना ज़रूरी है और वो समझना ज़रूरी है। एंड आई थिंक एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे बेनिफिशरीज है जिनका प्रोडक्ट लॉन्च साइकिल किसी और से बेहतर है। सो उस तरीके से हम बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक दैट टू दैट एक्सटेंट देयरफॉर ऑटोज में मैं कहूँगा कि हम थोड़ी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है। और टू व्हीलर्स में भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पे प्रोडक्ट का एक अच्छा मोमेंटम है, दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू बैक। सो एंड आई थिंक आपकी बात सही है कि इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिशियरी वो भी रह सकता है। एंसिलरीज पे हमारा प्रेजेंस है, लेकिन शायद आई एम नॉट टू एक्साइटेड एट दिस स्टेज,
पर्टिकुलरली जो टैरिफ को लेके मामले है। हालांकि वी हैव टू सी नाउ व्हाट हैपेंस इन द न्यू डेवलपमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड लास्ट नाइट, बट थोड़ा ग्लोबल ऑटोज की तरफ एक्सपोजर या ध्यान कम है, मैं कहूँगा एट दिस स्टेज एज फार एज ऑटोज इज कंसर्न। अच्छा ताई जी, आपने अपने पहले उत्तर में डिफेंस का जिक्र भी किया था और आपने जिक्र रेलवे का भी किया। डिफेंस में कई सेक्टोरियल फंड्स भी हैं, डिफेंस फंड्स जो काम कर रहे हैं। डिफेंस में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मूव आया है ये बहुत जल्दी आया, बहुत तीव्र मूव आ चुका है। बट जिस तरीके से डिफेंस स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, आपने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है और लग रहा है कि शायद अगला बजट जब हमारा आएगा वो शायद 8 ट्रिलियन के पार होगा, पॉसिबली, ये मेरा कयास है। वर्ल्ड वाइड अगर आप बीते 6 महीने के न्यूज़ फ्लो को पढ़ें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इस जोन में जो हो रहा है, यूएस को देखिए आप, ये क्या डिफेंस यहाँ से एक एटलीस्ट एक डेकेड की या एटलीस्ट 5-10 ईयर की स्टोरी बन रही है क्या? तो इसीलिए हम क्या ये हालिया 10-12-15% के बड़े स्विंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए? ये एक डेकेड की स्टोरी बन रही है क्या डिफेंस? जी बिल्कुल, हमारा तो ध्यान उसी तरफ से रहा है एंड इसलिए अगर आप आपने पिछले एक आध महीने की बात की जहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत एक बढ़िया रैली दिखाई, लेकिन आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी के पहले 3-4 महीने जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक हमने डिफेंस स्टॉक्स को 30 से 40% अपने पीक से गिरते हुए भी देखा था और उसके बाद ये एक सब्सिक्वेंट रिकवरी आई है। लेकिन ये पूरे जो वॉलेटिलिटी का दौरान रहा है पिछले 4-6 महीने से, एटलीस्ट एज फार एज हमारी पोजीशनिंग रही है, हमारे फंड्स के बारे में बात कर सकता हूँ कि वी हैव जो हमारी पोजीशनिंग रही थी वो हमने उसी तरह से रखी है पिछले 4-6 महीने से। सो हमने डाउन साइड भी देखा है एंड ये सब्सिक्वेंट रिकवरी भी देखा है। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना इसमें शायद ज्यादा बेहतर है एंड देयर इज अ स्ट्रक्चरल रन जो हमारे सामने है। हमें नहीं पता ना कि किसी को नहीं पता था कि वी आर गोइंग टू बी कन्फ्रंटेड विद दिस काइंड ऑफ अ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज और ये ऐसे किस्से आते रहेंगे इन आवर रीजन एंड सम अदर रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है ना, एक तरीके का एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिफेंस में एक दो और लीवर्स भी है, न केवल ये जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड है वो तो एक खैर एक ही कारण है जिससे जो डिफेंस की एलोकेशन है वो सभी कंट्रीज के लिए बढ़ेगी, इंडिया के लिए भी बढ़ेगी। लेकिन इंडिया के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिजिनाइज करने की कोशिश में है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश में है। कुछ हद तक पिछले 2-3 साल में एक अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर किया है उस एरिया में और काफी हद तक वो जगह वो और भी करना बाकी है। तो आई थिंक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अनदर लीवर। और एक जो थर्ड लीवर था जो थोड़ा बहुत बाउंड्री पे बैठा हुआ था, फ्रिंज पे बैठा हुआ था, वो भी अभी आजकल थोड़ा बहुत और मेन स्ट्रीम हो गया है, स्पेशली आफ्टर दी recent confrontation that we saw in the region, जिससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पे अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस लेवल पूरे सिस्टम में आया है और उससे कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स की भी जो एक अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल अरीना पे भी ये नोटिस किया गया है और उससे लगते हुए मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट की भी एक जो थर्ड लीवर या थर्ड अपॉर्चुनिटी है जो अनफोल्ड हो सकती है। तो आई थिंक देयर आर 3 legs टू द स्टोरी, डोमेस्टिक डिमांड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड पॉसिबली एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो और डिफेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स है, लार्जली पीएसयूज का ज्यादा प्रभाव है उस पर, कुछ इम्पोर्टेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी उसमें अब अपना अपने एडवांटेजेस दिखा रही है। तो आई थिंक this is going to be something which will be a lot more mainstream और उसमें एक positioning longer term perspective से बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे डिफेंस की बात हुई, एक और सेक्टर जिसने बहुत शानदार परफॉर्म किया वो आप ही के स्पेस से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सभी स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग हुई है, एक्सचेंजेस से लेके डिपॉजिटरी से लेके एएमसी स्टॉक्स में। ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स? जी अनुज जी, बहुत सारा है and we have been holding a lot of position in this space also throughout. Again ये भी एक डिफेंस की तरह हमारे लिए कोर स्ट्रक्चरल होल्डिंग जहाँ तक
मेरी समझ है, मैं उस तरीके से उसे देख रहा हूँ। एंड इसलिए उस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार का हमने वॉलेटिलिटी हमने देखी जैसे डिफेंस में देखी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, जब मार्केट्स ने थोड़ा सॉफ्ट टर्न लिया और उसके चलते हुए देवर एप्रीहेंशंस। रेगुलेटरी शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, रेगुलेटरी चेंजेस, रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स। लेकिन वंस अगेन ये ऐसा एक लैंडस्केप है जहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड हो रही है, और मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट इज स्टिल प्लेस जहाँ पे यू हैव यहाँ पे ग्रोथ एक हद तक सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ से काफी आगे हो सकती है। मतलब सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे मैं कहूँ कि अगर नॉमिनल जीडीपी 10-11% की है, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 20% की एक अपेक्षा हम रख सकते हैं इन मल्टीपल डायमेंशन, चाहे वो एक्सचेंजेस हो जैसा आपने कहा, या डिपॉजिटरीज, या वेल्थ मैनेजर्स। एंड ये बिजनेसेस की खूबी भी ये है कि मतलब जैसे आप जानते हो कि इट इज नॉट अ फंड बेस्ड बिजनेस, इट इज नॉट अ बैलेंस शीट बिजनेस। ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बाय एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा लगती नहीं है, प्लेटफॉर्म का एडवांटेज आपको लेना है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली बिजनेसेस हो जाती है कंपेयर टू लेट्स से बैंकिंग या लेंडिंग बिजनेसेस। तो आई थिंक इनहेरेंट एक अपॉर्चुनिटी, एक सुपीरियोरिटी है एंड अपॉर्चुनिटी वे है। ग्रोथ के ऐसे पैचेस आते रहेंगे, कुछ कुछ हद तक हमें बीच में ऐसे एपिसोड जाएंगे जहां थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ सेक्टर विच कैन कंपाउंड for the next few years, and इसलिए once again this is an area of core holding for us across, and particularly जो हमारे small cap, mid cap और कुछ growth strategies में जहाँ पे हम उनको अच्छी तरह represent कर सकते हैं, I think there we are very well positioned in this ecosystem. ऑल राइट, ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय देने के लिए। Thank you very much. आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप क्या इस समय आपको पसंद आ रहा है, कहाँ पर आपने फ्रेश एडिशंस या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ फ्रेश थीम्स? हाय अनुज, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 महीने में पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे कि मार्च से अप्रैल मई महीने का जो पीरियड रहा, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज पॉजिटिव वर्ल्ड में हो रही थी, इंडिया में हो रही थी, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि टैरिफ टेंट्रम और इंडिया पाकिस्तान वॉर के चक्कर में काफी लोगों ने जो पॉजिटिव था उसको देखा ही नहीं। तो मैक्रो जो इंडिया का जो मैक्रो है दैट इज टर्न ह्यूजली पॉजिटिव। आप इन्फ्लेशन देखिए, आप इंटरेस्ट रेट देखिए, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस की डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी देखिए, तो ये सब मैक्रो को काफी पॉजिटिव कर रहा है। सो व्हाट वी बिलीव दैट कि अपना सेकंड क्वार्टर से जो अर्निंग्स ग्रोथ है जो निफ्टी का, उसमें आपको डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ वापिस आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली लो सिंगल डिजिट हो गया था। एंड दिस इज गोइंग टू बी अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, इट इज नॉट गोइंग टू बी कि वन पर्टिकुलर थीम विल डू वेल। थीम तो क्या है कि हर वीक हर महीना रोटेट होती है, किसी को पता नहीं है कौन सी थीम कौन से महीने चलने वाली है, लेकिन ओवरऑल द मैक्रो एनवायरमेंट हैज टर्न ह्यूजली पॉजिटिव। एंड जो माइक्रो एनवायरमेंट है, कॉर्पोरेट को जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वो भी बेसिकली सेकंड क्वार्टर से आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे। तो मार्केट में ज्यादा वन शुड नॉट बी टू मच कॉशियस ऑन द मार्केट। हमारी काफी इन्वेस्टर से बात होती है, काफी लोग अभी भी मार्केट में कॉशियस है, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे ग्रोथ वापस आता है तो वैल्यूएशन का जो प्रीमियम है वो वापस इंडिया विल अगेन स्टार्ट गेटिंग द वैल्यूएशन प्रीमियम। ओके राजेश जी, कल आईपी के आंकड़े भी आए, मैं अपना जो अगला टॉकिंग पॉइंट या फिर प्रश्न है वो वहीं से निकाल रहा हूँ। आज हम कमिंस के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है, क्योंकि इस बार के आईपी के आंकड़ों में कैपिटल गुड्स की फिगर्स अच्छी नज़र आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स अच्छी नज़र आ रही हैं, कैपिटल गुड्स पे प्राइस डैमेज भी काफ़ी सिवियर हुआ था। अभी आपका टेक कैपिटल गुड्स पे इस वक्त? कैपिटल गुड्स थीम में बेसिकली दो प्रकार है, एक है जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्राइवर्स है और एक है जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्राइवर्स दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। जैसे आप रोड्स देखो, ईपीसी कंपनीज देखो, तो वहां पे अभी भी इतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अगर आप बजट में भी देखेंगे तो ज्यादा इंक्रीज गवर्नमेंट ने भी किया नहीं है अपने टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द रोड एंड सच सेक्टर्स। लेकिन जो न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स है, एंड हम काफी 2 साल से बता रहे हैं कि जैसे डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर पिछले 4-5-6 साल में 3-4 गुना कैपेसिटी हो चुकी है और अगले 5 साल में और 3 गुनी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनीज विल डू एक्सट्रीमली वेल।
सिमिलरली HVDC टेक्नोलॉजी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसमिशन करने के लिए HVDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा ऑर्डर बुक आपको दिखाई देगा। मीन्स करीब 10, 15, 20,000, 25,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो एवरी ईयर सेक्टर को मिलते जाएगा। तो ये सिक्युलर थीम बन जाएंगी अगले 3 साल में। अगर आप ग्लोबल देखेंगे तो लाइक थोड़े टाइम पहले यूरोप में, स्पेन में वो एयरपोर्ट पे शटडाउन हो गया था, तो ग्रिड डिस्टेबलाइज हो गई, तो वहां पे भी एक्सपोर्ट में भी आपको HVDC टेक्नोलॉजी का जोर से बड़ा ग्रोथ दिखेगा। तो हमें लग रहा है ये जो न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कैपेक्स का जो बेनिफिशियरी है, जो पावर बैकअप सिक्योरिटी का जो बेनिफिशियरी है, जो डेटा सेंटर रिलेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बेनिफिशियरी है, जो न्यूक्लियर रिलेटेड पंप्स रिलेटेड बेनिफिशियरी है, हमें लग रहा है कि ये पूरी जो थीम है that will benefit significantly over next 2, 3, 5 years. ओके चलिए, तो अभी ये बात होगी कैपिटल गुड्स। थोड़ा सा आपने डेटा सेंटर सेगमेंट का जिक्र किया, दैट्स गुड, अच्छी बात है। मैंने इस थीम पे बात काफ़ी समय से नहीं कर रहे थे। अच्छा राजेश जी, अब आते हैं एक दो बास्केट ऐसी जो जिस पे सभी बात कर रहे हैं, डिफेंस और मतलब इनफैक्ट PSUs में बहुत दिनों से वाइब्रेशंस विजिबल हैं। PSU बैंक्स को देखिए आप, लीड किया उन्होंने पिछले 3 दिन में, 4 दिन में। निफ्टी बैंक जब स्थिर था, पूरा क्लास है हमारे पास, चाहे वो डिफेंस कंपनियां हो, रेलवे हो, PSU बैंक्स हो, देन वी हैव एंटायर चेन ऑफ OMCs। PSUs में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? इंटरेस्टेड है इस प्राइस पे आप कहीं पर? सो ऐसे है कि हम लोग हमारे जब भी सेक्टर्स में या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई बाइफर्केशन हम नहीं करते कि ये PSU है कि प्राइवेट है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट लीडरशिप होनी चाहिए, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए और बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज अच्छी है और ग्रोथ और वैल्यूएशन अगर आपकी फेवर में है, तो चाहे वो PSU हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वी आर न्यूट्रल, करेक्ट। सो कोई उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। सो हमारे पास PSU बैंक्स भी है, हमारे पास कोई डिफेंस कंपनीज भी है, चाहे वो PSU में हो या चाहे प्राइवेट में हो, और हमारे पास नॉन बैंकिंग और नॉन डिफेंस में भी बहुत सारी कंपनी कैपिटल गुड्स में भी है, जो PSU भी है और प्राइवेट भी है। सो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड थीम कॉल्ड ये PSU थीम। ये क्या है? ये बेसिकली नरेटिव्स लोग चलाते हैं कि भाई एक वीक में बढ़ गया तो PSU थीम इज डूइंग वेल। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग को छोड़ के PSU और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यूएशंस में, फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, डिफेंस, तो उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। PSU भी एक्सपेंसिव है और प्राइवेट भी एक्सपेंसिव है। So, there is no difference between PSU and private when we structure the portfolios. ओके चलिए, इस नोट पर शो को यहीं समेटेंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट अभी भी जिसे हम कह रहे हैं कि नो मैंस लैंड में है, डे हाई से स्लिप हुआ, कल के लो को बचा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी लेकिन दिक्कत वाला मामला, और यहीं पर FI की सेलिंग, खासतौर से अगर आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को देखें, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देगी। चलिए इस शो को समेट लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।